कि तुमने किसी बटन पे क्लिक करना था, तुमने क्या यूज किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक, नहीं चला, एरर भी नहीं दिया, काम तो नहीं हुआ तुम्हारा, तब तुम क्या करोगे। अब ऐसा मत करने लगना कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक किया और वो दे रहा है एरर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तुम कहो चलो एक्शंस लगाते हैं, अरे तुम्हारा एक्स बात ही गलत है, तब तो आ रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो चाहे एक्शंस यूज करो चाहे जो यूज करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब तुम्हारा वेब एक्स बात क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि वो लाइन चल रही है, एरर भी नहीं दे रही है, लेकिन उसकी वजह से क्लिक होना चाहिए था, वो क्लिक नहीं हुआ। तो जब वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं चला तो क्या ट्राई करोगे, एक्शंस का, एक्शंस वाला नहीं चला तो ना। अच्छा एक चीज पहले और दिमाग में रखो, हाँ जो बता रहे थे ऑटोमेशन की ये साइकोलॉजी समझो, अगर कोई चीज नहीं चल रही है, मान लो सेलेनियम का कोई मेथड काम नहीं कर रहा है, तो क्या तुम सेलेनियम वालों के यहाँ चले जाओगे, वो लोग भी नहीं सुनेंगे, बात नंबर 1। बात नंबर 2, तो क्या जो डेवलपर है एप्लीकेशन का उसके पास पहुंच जाओगे कि यार तुम्हारी बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है, वो कहेगा भाग जाओ यहाँ से, ये बटन हम तुम्हारे ऑटोमेशन टूल के लिए थोड़ी बनाए हैं, हम आदमी के लिए बनाए हैं, आदमी क्लिक कर रहा है, क्लिक हो रहा है, तुम्हारे टूल की दिक्कत है, तुम जानो। तो ऑटोमेशन का पहले ये साइकोलॉजी समझो, कुछ भी हो हमें वो काम करना होता है और हम किसी के पास शिकायत लेके नहीं जा सकते। वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं चला, कोई बात नहीं, हम तुरंत ट्राई क्या करेंगे, एक्शंस का क्लिक, वो भी नहीं चला तो हम एक बार ये ट्राई करेंगे। जानते हो हम लोग ऐसे भी कई बार ऐसे अंदजुआ करते हैं कि मान लो ये क्लिक करना है किसी एलिमेंट पे, जैसे ये देखो जैसे मान लो इसी पे क्लिक करना था, इसी लॉगिन बटन पे, ऐसे किया नहीं चला, ऐसे किया नहीं चला, तो हम क्या करेंगे जानते हो, तो हम एक बार सोचेंगे, काम करते हैं, क्या ट्राई कर लेते हैं, डबल क्लिक, हो सकता है डबल क्लिक करने से काम हो जाए। ऐसा नियम का ऐसा नहीं सोचोगे अरे यार क्लिक ही करना है तो डबल क्लिक कर रहे हैं, अरे यार ना क्लिक चल रहा है ना वो क्लिक चल रहा है, तो शायद ये चल जाए। हमें कैसे भी करके अपना काम निकालना है, इसी वजह से अच्छा कई बार डबल क्लिक भी नहीं चला, अब भी हार नहीं मानेंगे, अब क्या करेंगे मालूम है, अब हम ऐसा करेंगे, हम कहेंगे हो सकता है लग रहा है ये लिखे, हम कहेंगे पहले मूव टू एलिमेंट करो फिर क्लिक करके देखो। कई बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है, कई बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि ऐसे चल जाता है, चल गया फिर आगे बढ़े, एकदम नहीं। डिफेक्ट वक्त डिफेक्ट क्या मतलब होता है, बटन पे जैसे देखो हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है, एक मिनट ये मत सोचना कि ऑटो सिर्फ उससे क्या कहते हैं, ऐसे ऐसी गलती अपने दिमाग में कंसेप्शन डालना कि मैनुअली नहीं चल रहा है, मैनुअली क्लिक करोगे तो मैनुअली क्या है, चल रहा है। डेवलपर के पास जाओगे कहोगे हम सेलेनियम से क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो वो कहेगा क्या होता है सेलेनियम, पहले ये तो बताओ, वो कहेगा ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं कस्टमर के लिए जो हाथ से यूज करेगा, और तुम ही बता रहे हो हाथ से क्लिक करो तो क्या होता है, क्लिक होता है, तो कह दो तुम्हारे को कहेगा हम तुम्हारे टूल की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं लिए हैं, तो यहाँ कोई डिफेक्ट विफेक्ट नहीं है भाई, वो कह रहा है कि हमने बनाया था आदमी के लिए, आदमी क्लिक कर रहा है क्लिक हो रहा है, तुम ही बता रहे हो कि हाथ से क्लिक कर देते हैं तो क्लिक हो जाता है, तुम्हारे टूल से क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता है, तो कहेगा भैया तुम्हारे टूल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जाओ तुम सेलेनियम वालों से बात करो, और सेलेनियम वालों से बात करोगे कि मेरे क्लिक नहीं हो रहा है, वो कहेगा भैया 1 लाख लोग यही यूज कर रहे हैं दुनिया में, हम किसका किसका पर्सनल प्रॉब्लम देखें कि इनके बटन पे चल रहा है कि उनके, तो इसीलिए सेलेनियम वालों ने कहा, फिर सेलेनियम वाले तुमको जवाब देंगे, इसीलिए वजह से एक काम को करने के हमने कई तरीके दे रखे, ये चले तो सही है, ये नहीं तो कुछ दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, एनी हाँ, लेकिन सारे तरीकों में से कोई ना कोई एक काम करेगा ही करेगा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। और यही होते हैं क्या हमारे काम करने के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं, भाई अगर कोई चैलेंज ना आए, सब एकदम स्मूथ चलता रहे तो एक दिन में ढेर सारा काम कर दें, लेकिन नहीं, अगर दिन भर में काम करना है, 50 एलिमेंट पे काम करना है, 50 में से 48 में दिक्कत नहीं आएगी, 47 में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3 ऐसे रहेंगे जो हमें क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फंसा देंगे, तो उन्हीं को फिर रिजॉल्व करने में, सब कुछ करने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। क्लियर है ये? और याद रखो एक्शंस क्लास वालों ने इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाया कि इसके थ्रू आप 2, 3, 4, 5 कितने भी एक्शंस को जोड़ के अपना एक कस्टमाइज्ड या पर्सनल एक्शन बना सकते हो, जो उस सिचुएशन में तुम्हारे लिए काम आ जाए।
आई बात समझ में? बोलो, अब क्लियर है? बिल्ड का मतलब पता चला ना? बिल्ड का काम है सारे एक्शंस को बिल्ड करना, और याद रखना बिल्ड का रिटर्न टाइप एक्शन है। कई बार पूछेंगे तुमसे एक्शंस और एक्शन में क्या अंतर है, तो कहोगे यार एक्शंस वो क्लास है जिसमें एक्शंस क्लास के क्या है, मेथड है, और वो जो एक्शन क्लास है कहोगे उसका ऑब्जेक्ट हम न्यू करके नहीं बनाते, वो तो जब हम बिल्ड मेथड क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो बिल्ड मेथड का काम होता है सारे एक्शंस को क्या करना, जोड़ के एक नया एक्शन बनाना, तब हमें मिलता है एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। वो उनको जोड़ के बनाया होता है, और फिर जब परफॉर्म मेथड यूज करते हैं तो वो उस मेथड को क्या करता है, चला देता है। अरे कई बार हम लोग ऐसा भी लिखे रहते हैं यार, इसी एक ही लाइन में 4-5 को कॉल किए रहते हैं, नहीं नॉर्मली चल रहा तो कुछ दाहिने बाएं ट्राई करते हैं कि शायद चल जाए। और अच्छा एक बात बता दें, कई बार ऐसा भी होता है एक्शंस क्लास भी फेल हो जाती है, तब आगे भी एक और रास्ता है जावास्क्रिप्ट, तब उसका यूज करते हैं। मतलब इसीलिए ये लोग हर काम करने का सेलेनियम वालों ने 3-4 तरीके दे रखे हैं, ये काम करे तो सही है, ये नहीं तो दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं तो तीसरा ट्राई करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्शंस क्लास। और एक्शंस क्लास के बारे में बताओ, और मैम क्या बताई थी उसके बारे में, यही आई थिंक यही बातें बताई होंगी वो भी, यही चीजें बताई होंगी वो भी। और ये बताओ ओवरलोडिंग समझ में आई? ओवरलोडिंग समझ में आ गई ना? एक ही क्लास के अंदर अब से कई मेथड तुम एक ही नाम के बना सकते हो, बस मेथड। अच्छा कहीं और देखा है तुमने एक ही नाम के कई मेथड? एक जगह थी लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए नहीं ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे काम से रिलेटेड नहीं था। याद करो हम तुमको ये बताए थे अलर्ट वाला हैंडल करना, ड्राइवर डॉट स्विच टू, याद है? अरे यार ये वाला ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करते हो, अलर्ट करते हो ना, तो अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था कि नहीं? जरा एक चीज और देखना, ड्राइवर डॉट जब स्विच टू करते हो तो ड्राइवर क्या है, वही क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। डॉट स्विच टू किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का। जब स्विच टू कॉल करते हो तो तुम्हें क्या रिटर्न करता है, वो स्विच टू कॉल करते हो तो तुम्हें रिटर्न करता है टारगेट, याद भूल गए, टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, टारगेट लोकेटर। अब आगे डॉट करते हो तो किसके मेथड आते हैं, टारगेट लोकेटर के। टारगेट लोकेटर के देखना, अंदर देखना, एक नाम के 3 मेथड हैं, फ्रेम नाम के 3 मेथड नहीं दिख रहे हैं? एक फ्रेम में क्या पैरामीटर मांग रहा है, इंट, एक में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, और एक में क्या मांग रहा है, वेरिएबल। ये भी तो ओवरलोडिंग है कि टारगेट लोकेटर क्लास के अंदर उन्होंने फ्रेम नाम के कितने मेथड बनाए, 3, एक इंट पैरामीटर के साथ, दूसरा स्ट्रिंग पैरामीटर के साथ, और तीसरा वेरिएबल के साथ। और तीनों ओवरलोडिंग होगी क्योंकि तीनों के पैरामीटर में अंतर है। भले नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए एक कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्या, पैरामीटर सिग्नेचर। तो उसमें समझ लो तीनों बात हो गई, नंबर ऑफ पैरामीटर की भी, टाइप ऑफ पैरामीटर की भी, और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। अच्छा एक चीज और, ये एलिमेंट देख रहे हो क्या लिखा है यहाँ, टॉप सेल्स ऑर्डर लिखा है। अच्छा एक मिनट कुछ और देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सर्च फॉर। हमें इसी का टेक्स्ट निकालना है, कुछ करना, मतलब जो भी करना हो हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट क्लिक करके क्या कर दोगे, इसे इंस्पेक्ट कर लो भाई, इंस्पेक्ट। चलो लिखो एक्सपाथ इसका जरा, तो क्या बनाए इसका, एक मिनट बनाते हैं इसका जरा एक्सपाथ, क्या होगा बताओ, क्या एक्सपाथ लिखो। इसके पास क्या है, दिख रहा है कि बड़ा कर दे, पहले देखो ध्यान से इसको, इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसका टैग क्या, पहले ये बता दो। बी। एट्रीब्यूट क्या है, एक भी एट्रीब्यूट नहीं है। कहाँ एट्रीब्यूट रहता तो यही बी के यहीं अंदर रहता ना, यहीं रहता ना, तो यहाँ तो है नहीं कोई एट्रीब्यूट। और बी पे शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ। सर्च फॉर क्या है, इनर टेक्स्ट। अगर अच्छा इनर, अगर ये एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाए, इसका वेब एलिमेंट बन जाए, तो
तो इनर टेक्स्ट निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो? गेट टेक्स्ट ना। चलो वो तो तुम्हें पता है। आज हमें ये करना है, इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके पास एक भी एट्रीब्यूट नहीं है। इसके पास ले दे के सिर्फ क्या है? दो चीजें, एक टैग और दूसरा इनर टेक्स्ट। पहले जरा टैग से पहचान के देखो क्या आ रहा है। 1 ऑफ 8 ना। पेज पे 8 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है? बी है। जबकि हमें तो 1 ऑफ 1 चाहिए ना, ये चाहिए ना। तो आज तुमको हम बताते हैं क्या, जैसे किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते थे ना, अब तुम ये आज से किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके इनर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो। अभी तक तुम एट्रीब्यूट से सिर्फ पहचानते आए ना एलिमेंट को, जिसको पहचानना होता था @ लिख के कर देते थे। मान लो किसी, यही देख लो, एट्रीब्यूट है ही नहीं एक भी। अब इसको कैसे पहचानोगे? ले दे के तुमको, अगर तुम अपने पुरानी नॉलेज को देखो तो तुमको एट्रीब्यूट का यूज करना पता था और टैग का। एट्रीब्यूट है नहीं, क्या यूज करोगे? सिर्फ टैग। और सिर्फ /b लिख दोगे तो क्या होगा? पेज पे तो बहुत लोग हैं जिनका टैग क्या है? बी है। लेकिन इसके पास इनर टेक्स्ट भी तो है, इसका भी यूज किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले लिखो टैग नेम, इसके बाद क्या लगाते हो? स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद क्या लिखते थे? @ और एट्रीब्यूट ना। एट्रीब्यूट तो हमें यूज ही नहीं करना है क्योंकि एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो @ नहीं लगाना है। @ हमेशा किसके साथ लगता है? एट्रीब्यूट के साथ लगता है। और हमें इसको पहचानना है किसके? इनर टेक्स्ट। तो जानते हो, देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं। क्या लिखा? टेक्स्ट। और क्या लिखा? पैरेंथेसिस इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू क्या थी? सर्च पर। तो देखो आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो आज से आप एक नई चीज जान गए कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनर टेक्स्ट से भी पहचाना जा सकता है। और ये बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है, क्योंकि अक्सर क्लास जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो बहुत एलिमेंट के क्या कर रहे होते हैं? मैच कर रहे होते हैं। लेकिन इनर टेक्स्ट कई बार तुमको मिलेगा, वो सबका क्या होगा? अलग अलग। तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ये सर्च है लिखा हुआ, इसको करना हो तो इसके पास क्या है? स्पैन इसका टैग है, क्लास एट्रीब्यूट है, और इनर टेक्स्ट क्या है? सर्च है। क्लास से तो पहचान ही सकते हो, लेकिन इनर टेक्स्ट से भी पहचान सकते हो। टैग क्या है? स्पैन। तो लिख दोगे क्या? स्पैन। और यहाँ क्या लिखोगे? इनर टेक्स्ट का जब भी यूज करोगे तो क्या लिखना है? @ नहीं लगाना है। वन ऑफ 2 भले आया, लेकिन पहचाना कि नहीं पहचाना? भाई 2 ऐसे होंगे जहां पे क्या लिखा होगा? 2 ऐसे स्पैन होंगे जिनका टेक्स्ट क्या, इनर टेक्स्ट क्या होगा? सर्च। इसीलिए दिखा रहा है क्या? 1 ऑफ 2। बस अभी देखो, और अच्छा टेक्स्ट क्या है? यहां पे ये जो टेक्स्ट है क्या है? टेक्स्ट को कभी एट्रीब्यूट मत बोलना, टेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं है। फिर क्या है टेक्स्ट? टेक्स्ट के आगे क्या लिखा है? ब्रैकेट ना। जरा याद करो, ब्रैकेट तुम अक्सर कहां देखते हो? किसके आगे ब्रैकेट लगता है? मेथड के आगे। जब मेथड बनाते हो तो मेथड के आगे ब्रैकेट रहता है कि नहीं रहता? तो याद रखना, इस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, इसको क्या बोलोगे? मेथड नहीं। मेथड का ही समझ लो छोटा भाई होता है, या बड़ा भाई समझो, बाद में इसके बारे में जावास्क्रिप्ट में ज्यादा क्लियर बताएंगे, जिसको बोलते हैं क्या? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो तुमसे पूछेंगे टेक्स्ट क्या है, तो कहोगे टेक्स्ट एक फंक्शन है। तो याद रखना, और दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो, मेथड हो चाहे फंक्शन, उनके आगे ब्रैकेट जरूर लगता है। और याद रखना, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये गलती मत करना। और दूसरा, इसके पहले @ लगाने की गलती मत करना। @ लगा दोगे तो सब उड़गोबर हो जाएगा। देख रहे हो? अब ये काम नहीं करेगा। अच्छा, ये गो टू एडवांस सर्च लिखा है, इसको आइडेंटिफाई करना हो कैसे करोगे? भाई देखो href है, और क्या है? ऑन क्लिक है। अरे सारी दुनियादारी छोड़ो, इनर टेक्स्ट भी तो है, तो इससे पहचान लो ना। हम लोग
लोग तो अक्सर लिंक को पहचानना होता है तो यही यूज करते हैं। ए लिखा, टेक्स्ट ब्रैकेट, हो गया ना। बहुत यूज होता है, ये भी आपको बता दे रहे हैं, बहुत यूज होता है। जैसे पता चला, अरे बहुतों के लिए, जैसे ये फिल्टर लिखा है, इसको पहचानना हो, क्या करोगे? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, क्या है इसके पास, देखें टैग क्या है, फॉन्ट है, साइज क्या है 2 है, और इनर टेक्स्ट क्या है, फिल्टर से। तो चलो इसी से पहचान लें। कैसे लिखेंगे? टैग की जगह क्या लिख लेंगे, फॉन्ट, और टेक्स्ट की जगह लिख देंगे क्या, जो वहां से उसका इनर टेक्स्ट क्या किया। हो गया ना। तो अब से एक चीज और जान गए आप लोग, इनर टेक्स्ट का यूज करना। ठीक है, तो पहले क्या क्या यूज करते थे आप? वही बेसिक सिंटैक्स यूज करते थे, एट्रीब्यूट वाला, और ज्यादा से ज्यादा इंडेक्सिंग यूज कर लेते थे। अब आज आप क्या जानते हैं, इसका सिंटैक्स लिख दे कहीं। वैसे ये तो याद ही रहेगा, कोई मुश्किल तो है नहीं, लेकिन सिंटैक्स ऐसा होता है, डबल स्लैश क्या, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, टेक्स्ट इक्वल्स टू, और फिर यहां टैग नेम तो बदल सकता है एलिमेंट्स का, इनर टेक्स्ट भी बदल सकता है, लेकिन ये अक्षर बदलेगा नहीं। अगर इनर टेक्स्ट यूज करना है तो आपको टेक्स्ट फंक्शन का ही यूज करना है, कुछ दूसरा यूज नहीं करना। हो गया क्लियर? अच्छा, एक चीज एक और तब हमको यहां बताते हैं, जरा ये बताओ। हाँ, तो इंडेक्सिंग कर दो, फिर तो बताया है ना आगे कि ब्रैकेट में बंद करो, स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ यार देखो, इंडेक्सिंग जो है वो बाहर की चीज है, जो अपना एक्सपाथ लिखना है लिख लो, फिर पूरे को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करनी होती है तो क्या करते हैं, पूरे को इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके फिर यहाँ पे 1 2 3 जो देना है दे सकते हैं। अब अंदर तुम इनर टेक्स्ट का यूज करो, एट्रीब्यूट का यूज करो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब एक छोटी सी, ये बताओ, चलो एक इमेज है ना, ये प्लस वाली इमेज दिख रही है सबको बढ़िया से, और इसके पास एट्रीब्यूट दिख रहा है। कौन सा एट्रीब्यूट है? एल्ट है। पहचाना जाएगा एल्ट से। चलो कैसे को पहचाने इसको? अब इसके साथ इनर टेक्स्ट यूज नहीं होगा क्योंकि इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। अरे यार, टेक्स्ट किसके साथ यूज करोगे? जब इनर टेक्स्ट का यूज करना होगा तब। अब एक चीज ये देखो, डबल स्लैश टैग क्या था, IMG @ क्या लिखे, क्या नाम था, एल्ट इक्वल्स टू, सही है ना, बढ़िया है। लेकिन अब हम यही थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो हम स्क्रिप्ट ऐसे बना दिए आज, क्योंकि आज देखे और उसका एट्रीब्यूट क्या था, एल्ट की वैल्यू ये थी, तो हमने एक्सपाथ क्या किया, बना दिया, चल गया। लेकिन इस एप्लीकेशन में एक छोटी सी बात है। क्या है? मान लो ऐसा है कि आज एल्ट की वैल्यू क्या है, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन डॉट है। 2 दिन बाद एप्लीकेशन खोल के देखा तो एल्ट की वैल्यू थी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन से। 2 दिन बाद गए फिर देखा तो क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन 5-6 वर्ड। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, जो एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन डॉट है, वो कोई फिक्स नहीं है, वो बदल रही है। कभी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन आता है, कभी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन 5 बार डॉट आता है, कभी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन 3 बार डॉट आता है, कभी 2 बार डॉट आता है, कभी 8 बार डॉट आता है। अब तुम्हारा एक्सपाथ काम करेगा ये वाला एक्सपाथ तो तब काम करेगा जब क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के बाद कितने डॉट रहेंगे, 3। लेकिन तुम्हारे एप्लीकेशन में ऐसा है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी को तो बोलते हैं अनस्टेबल होना, कि एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, अनस्टेबल है। कभी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन आता है, कभी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 3 डॉट आते हैं, कभी 2 डॉट आता है, कभी 1 डॉट आता है, कभी 1 भी नहीं आता, कभी 8 डॉट आते हैं। लेकिन ये कोड तो तुम्हारा नहीं काम करेगा ना, ये तो सिर्फ ये वाला एक्सपाथ कब काम करेगा, जब 3 होंगे, जब 3 डॉट होंगे तभी काम करेगा ना। जब 4 डॉट होंगे एप्लीकेशन में तब ये काम करेगा, नहीं करेगा। 5 होंगे करेगा, नहीं करेगा। 1 भी नहीं होंगे तब करेगा, नहीं करेगा।
तो काम कब करेगा? जब 3 डॉट होंगे। तो बताओ ये इस तरह से एक्स पाथ तब लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि तुमको अपने एक्स पाथ तुम जान जाओगे मेरा एक्स पाथ आज चल रहा है, कल चलेगा कि परसों चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के एट्रीब्यूट की एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसे मान लो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि कभी कभी 3 डॉट आते हैं, कभी एक भी नहीं आता, और कभी क्या होता है 5 बार आता है, कभी 8 बार आता है। अब क्या करें तब बताओ? अच्छा बताओ ये चारों अलग अलग है कि नहीं, ये बताओ हमको पहले। अलग अलग है ना, लेकिन क्या सब कुछ अलग है? कुछ हिस्सा फिक्स है। अगर इन चारों में देखें तो एक पैटर्न समझ में आता है हमें कि यार ठीक है, किसी में 3 डॉट है, किसी में एक भी नहीं है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, लेकिन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इतना वर्ड क्या है? फिक्स है ना। इतना वर्ड क्या है? फिक्स है ना। तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। इसका एक्स पाथ लगाना डबल स्लैश सॉरी क्या IMG। अब यहां देखो, बताओ चारों कंडीशन में एक्स एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? अलग अलग। लेकिन क्या ऐसा है जो चारों में चारों बार क्या ऐसा ही कंटेन करता है जो हमेशा कंटेन करता है? कंटेन करना मतलब रखना, हमेशा अपने पास क्या रखता है? क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी चीजें क्या हो सकती हैं? बदल सकती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में इसी एक्स पाथ का एक और फंक्शन है जिसका नाम है कंटेन्स। वो उससे मत कंफ्यूज होना, जो कंटेन्स बताया था वहां पे स्ट्रिंग क्लास का मेथड, ये वो नहीं है। ये एक्स पाथ का एक फंक्शन है, नाम क्या है? कंटेन्स। अब क्या लगा? फंक्शन है तो क्या लगेगा? ब्रैकेट। अच्छा फंक्शन ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? फंक्शन या मेथड अपने पास ब्रैकेट क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको रखना पड़ता है पैरामीटर। तो पैरामीटर रखने के लिए कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए फंक्शन या मेथड में हमेशा क्या होते हैं? तो अब ये देखो कंटेन्स लिखोगे। अब यहां पे इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो एक ऐसी इमेज ढूंढेगा जिसके एल्ट में क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब और उसमें 3 डॉट है कि 5 डॉट है कि 8 डॉट है, इसको मतलब नहीं है। जैसे अगर इस एक्स पाथ को यूज करोगे तो वो कैसे ढूंढेगा? वो ढूंढेगा पेज पे ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? IMG। इसके बाद फिर ये ढूंढेगा उन IMG में से ऐसा कौन है जिसके एल्ट एट्रीब्यूट में क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आता है, और एक्स्ट्रा क्या लिखा है इसको फर्क नहीं पड़ता। और एक्स्ट्रा क्या लिखा है, जबकि यहां फर्क पड़ता था कि नहीं? इसमें तो जब डायरेक्ट यूज करते हो तो भी एक भी अक्षर इधर से उधर हुआ तो काम करता था, ये नहीं करता था। लेकिन अभी भी ये गलत है, अभी भी ये क्या है? गलत है, काम नहीं करेगा। क्यों नहीं है भाई? हमने तीनों डॉट उड़ा दिए हैं कि नहीं दिए हैं? नहीं काम कर रहा है ना कंटेन्स यूज करने के बावजूद, जबकि क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन वर्ड तो रहेगा ही रहेगा ना। बाकी फिर नंबर ऑफ डॉट्स क्या हो सकते हैं? कम या ज्यादा। मतलब तुम देख रहे हो हम यहाँ किसी एलिमेंट को पहचान रहे हैं बिना पूरी इंफॉर्मेशन दिए। आधी इंफॉर्मेशन तो दिए हैं, सिर्फ क्या दिए हैं? अरे हम इतना दे दें, सिर्फ इतना दे दें, लो अब भी पहचान लेगा। लेकिन कहोगे सर जी पहचान कहाँ रहेगा? क्या गलती है? जरा एक बात और याद करो, एक फंक्शन या मेथड में क्या होते हैं? पैरामीटर। अरे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लो, पैरामीटर कभी बराबर से अलग नहीं होते। किससे होते हैं? कॉमा से। बस ये याद रखना है, यहाँ बराबर लिखने की गलती मत करना। देखो जरा इसको, आधा अधूरा ही तो दिए है ना, देखो अभी काम करता है कि नहीं। कर गया ना? मतलब देख रहे हो, एक एलिमेंट को बिना पूरी इंफॉर्मेशन दिए भी आप पहचान सकते। किसका यूज करके? कंटेन्स फंक्शन। देख रहे हो, इतना ही आधा अधूरा दिए फिर भी पहचान में आ गया कि नहीं आ गया? ये रोल है इसका, इसलिए ये भी बहुत यूज होता है भाई, ये भी बहुत यूज होता है। अच्छा ये बताओ, और अगर मान लो यहां पे क्या लिखा है? गो टू एडवांस सर्च,
तो इसका एक्स पाथ तो बनाए थे ना अभी हम, कैसे, डबल स्लैश ए, कैसे बनाए थे, डबल स्लैश ए, और क्या बनाए थे, टेक्स्ट, पहचान रहा है ना। लेकिन अब एज्यूम करो, अब क्या करो, एज्यूम करो या मानो कि मानो इसका टेक्स्ट कभी कभी गो टू एडवांस सर्च आता है, कभी कभी आता है गो टू एडवांस फाइंड, कभी आता है गो टू एडवांस XYZ, कभी कभी आता है गो टू एडवांस ABCD। तो बताओ इसका टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है ना, तब तो ये एक्स पाथ हमेशा काम नहीं करेगा। तो यहां भी कंटेन्स ही का यूज करोगे। जब तुम कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू हो या इनर टेक्स्ट की वैल्यू हो, उसमें कुछ वर्ड फिक्स हो और कुछ वर्ड बार बार क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उस फिक्स वर्ड का यूज करके भी आप पहचान, अब देखो ऐसे तो नहीं पहचान पा रहे हो ना, लेकिन क्या यूज कर दो यहाँ पे, कंटेन्स। देवलिंग का देख लो कैसे करते हैं, क्या लिखे, कंटेन्स देख रहे हो। तो ऐसा मत सोचना कि सर कंटेन्स सिर्फ इसके साथ काम करेगा, एट्रीब्यूट के साथ काम करेगा, नहीं, कंटेन्स टेक्स्ट फंक्शन के साथ भी काम करेगा। और ये तो तुम्हें पता है, टेक्स्ट फंक्शन जहां भी आता है बिना एट्री, बिना एट दी रेट के आता है, और हम ये कामा तो रहेगा, तो ये भी बड़े काम का है। जैसे एक एक्स पाथ और बना लेते हैं, जैसे तुमको दिखाएं, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आई थिंक होम पेज पे ही वो प्रॉब्लम थी। हाँ लो जरा इसको पहचान के दिखाओ, इसको क्या लिखा है, बी टॉप सेल्स ऑर्डर, टैग क्या है, बी है और कुछ तो है नहीं, ले दे के इसके पास क्या है, इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट क्या है बताओ, इनर टेक्स्ट क्या है, टॉप सेल्स ऑर्डर ना भाई, एंड NBSP के आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, एंड NBSP सेमीकोलन टॉप सेल्स ऑर्डर लिखा है ना, पूरा बोलो ना, क्या बताएं भाई, यहाँ ये वाला ब्रैकेट खत्म हुआ है, यहाँ ये बीच में जो बचा सब किसका होता है, इनर टेक्स्ट का। लेकिन हाँ अब इनर टेक्स्ट में एक बात और जान लो भाई, ये एंड NBSP लिखा तो है लेकिन यहाँ दिख रहा है, तो आज से सब लोग जान लो, HTML में एंड NBSP का मतलब होता है स्पेस। कहोगे कैसे, एक काम करो, यहाँ एक बार डबल क्लिक मारो, एंड NBSP गायब हो गया, एक स्पेस यहाँ आ गया कि नहीं, ये देखो यहाँ आया कि नहीं आया, देखो टॉप से जस्ट सटा हुआ NBSP था ना, क्लिक करो, टॉप से पहले NBSP आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, उसकी जगह क्या आ गया, एक स्पेस आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है। अब जैसे इसका एक्स पाथ बनाना है, तो तुम सोचोगे सर जी ऐसे बना देते हैं, कैसे, डबल स्लैश बी काम किया। आज से एकदम याद रखना इस बात को, चाहे इनर टेक्स्ट हो और चाहे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू, अगर पहला अक्षर शुरू होने से पहले स्पेस हो और आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद स्पेस हो, तो उसका एक्स पाथ कॉपी पेस्ट करके डालोगे ना, चलेगा बोलेगा नहीं। जैसे यही देखो, हम वहीं से तो कॉपी करके ले आए, चल रहा है, अब क्या करें, कंटेन्स, अरे यार स्पेस है लेकिन टॉप सेल्स ऑर्डर तो आ रहा है ना हर बार, तो अगर हम यही लिख देते, हम ये स्पेस डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन हाँ, सारी गलती किन स्पेस की होती है, जो पहले अक्षर से पहले होते हैं और आखिरी अक्षर के बाद। इन बीच वालों को ऊपर दोष मत लगाने लगना, इनको तुम छेड़ नहीं सकते, इनको, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब तुम क्या करोगे, फिर वही जो सिखाया तुमको, क्या, कंटेन्स कॉमा, अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो याद रखना इस बात को, ये सब ट्रिक्स हैं,
कि जैसे कहीं भी जब काम करना है किसी एलिमेंट किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू में या किसी के इनर टेक्स्ट में, अगर पहले लेटर से पहले स्पेस है और आखिरी लेटर के बाद स्पेस है तो उनको कभी कॉपी करके ले मत जाना, ले जाओगे वो काम नहीं करेंगे। तो उनको यूज नहीं करना है, लेकिन उनको यूज नहीं करोगे तो भी काम नहीं करेगा। जैसे अगर बराबर लगा दें, क्योंकि बराबर लगाते हो तो एग्जैक्ट मैच करता है कि नहीं करता है, तो यहां काम कौन आता है, कंटेन्स। क्लियर है ये? तो कंटेन्स है और क्या है, इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप